अम्ब्रेला स्कीम है बहुत अच्छी, मेक इन इंडिया। अब जितने भी आप लोगों ने पॉइंट पढ़ लिए उसमें एक पॉइंट और रह गया था, मेक इन इंडिया के जाते एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है ना। डिजिटल इंफ्रा में क्या आएगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग पढ़ लिए, ये भी तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये किस लिए जरूरत पड़ेगी? जितना भी ई गवर्नेंस का काम किया जा रहा है, सुविधाओं का जो काम किया जा रहा है, मोबाइल है, नेट बैंकिंग है, इंटरनेट है, इन सब के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? डिजिटलाइज कोर बैंकिंग और IGRS जो आप लोगों का होता है, मतलब गवर्नमेंट की जितनी गवर्नेंस साइटें हैं, ये सब किसके थ्रू एक्सेस होगी? इंटरनेट के थ्रू। अब इंटरनेट अगर नहीं अवेलेबल होगा तो कहाँ से आप सर्विसेज एक्सेस करेंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, इसके लिए इस पर भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा कि एक प्रॉपर स्पीड मिले। इसमें क्या क्या होगा? एक तो साइबर सिक्योरिटी, सिक्योर इन्वायरमेंट में होना चाहिए। दूसरा, डिजिटल एजुकेशन भी होना चाहिए सबके पास। अगला बताओ पॉइंट, स्पीड होनी चाहिए ठीक ठाक, नेटवर्क कवरेज होना चाहिए, नेटवर्क कवरेज होना चाहिए। और बताओ ना, डिजिटल इंडिया में मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या क्या यूज होगा और क्या प्रॉब्लम आ सकती है? नेट तो यूज करते हो सब लोग, बताओ ना। साइबर सिक्योरिटी हो ही गई, सिक्योर इन्वायरमेंट में मिलना चाहिए, डिजिटल एजुकेशन होना चाहिए, तभी यूज कर पाएंगे उसको। स्पीड ठीक ठाक आनी चाहिए, जो 2G 4G, कौन कौन सा जनरेशन है? 2G है, 3G है, 4G है, 5G आ गया। जनरेशन पता है ना, फिफ्थ जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे ना। नेटवर्क होना चाहिए और जिसके थ्रू आप रिसीव करते हैं, स्मार्टफोन, हाँ संसाधन सस्ते होने चाहिए, ठीक है। अब ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है? एक भारत नेट स्कीम है, एक भारत नेट है, एक ब्रॉडबैंड स्कीम है, एक है PM दिशा डिजिटल एजुकेशन के लिए ना, PM दिशा। उमंग ऐप वो ऐप है जिसपे सारी गवर्नमेंट की साइटें एक्सेसिबल है, मतलब एक ही प्लेस पे सारी सब कुछ अवेलेबिलिटी। भारत विलेज क्या है? मतलब गाँवों को नेटवर्क में जोड़ना। हाँ, तो सारी पंचायतों को ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये भी है ना भारत नेट में। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा रहे हैं। और CCTNs है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के कई इनिशिएटिव हैं जो सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट की कई टीमें बनी हैं, वो आप जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सब पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? बहुत इन्वेस्ट कर रही है। और सब किस पे कर रही है? एक है ऑप्टिकल फाइबर केबल पे, OPC, ऑप्टिकल फाइबर केबल पे काम हो रहा है, OFC कहते हैं उसको, सॉरी। अब आप इकोनॉमिक पर्पस से देखना है, अभी टेक्निकल में नहीं जाते, इकोनॉमिक पर्पस से इस पर क्या देखेंगे? ये इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या, एक तो इकोनॉमी स्लो है, इंफॉर्मेशन फ्लो स्लो होता है। अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो इंफॉर्मेशन फ्लो स्लो होगा,
मूवमेंट स्लो होगा ना। आप टिकट ऑनलाइन बुक कर पाते क्या? नहीं कर पाते। आप क्या इंफॉर्मेशन मेल के थ्रू, जो मैसेजेस के थ्रू तुरंत जाते हैं, नहीं हो पाते क्या? कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाता? नहीं। इन सब का सलूशन मिलेगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, टीपीडीएस, ये सब चीजें, या आपकी ग्रीवेंसेस रिड्यूसल मैकेनिज्म चलता। ये सब में प्रॉब्लम आती ना, फोन ना होता तो बहुत सी समस्याएं थी। ये सब क्या किया? स्पीड अप कर दिया ना इकोनॉमी को। इकोनॉमी को जब स्पीड अप किया तो उससे इकोनॉमी फास्ट ग्रो करेगी ना, फास्ट ग्रो करेगी ना। ये इसके बेनिफिट हो गए। अब इसमें कुछ पॉइंट आप लोगों को खुद से बनाने पड़ेंगे। कनेक्टिंग हो गया, कहाँ कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, क्या पर्पस था इसका इकोनॉमी में। यूपीआई, हाँ तो सभी ना जो भी समझ में आए सब लिखो ना एग्जाम्पल के फॉर्म में, नो डाउट। यूपीआई भी रहेगा, यूपीआई का भी यूज कर सकते हो। जब इंटरनेट या फोन रहेगा आपके पास, नेटवर्क रहना चाहिए आपके पास। ये तो सब नेट बैंकिंग में आएगा यूपीआई। नेट बैंकिंग अलग है, यूपीआई अलग। एग्जाम्पल के तौर पे डाल सकते हो, आपके पास ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से। इस पर फोकस सरकार को क्यों करना पता चल गया, किस किस एरिया में फोकस करना है, कहाँ कहाँ पे चीज़ें को सिक्योर फील कराएगी। लोगों को एजुकेशन तो पहले नेटवर्क फील्ड अवेलेबल कराओ, जहाँ पे नेटवर्क नहीं वहाँ पे प्रॉब्लम है ना। एजुकेशन सेक्टर को भी तो बढ़ावा देगा ये, ऑनलाइन एजुकेशन देगा ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ओटीटी प्लेटफॉर्म किस पे चल रहा है? ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ई कॉमर्स किस पे है? अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो तो क्या ई कॉमर्स बिजनेस फलेगा फूलेगा? नहीं फूलेगा ना। तो आपके पास देखिए पॉइंट बढ़ते जाएंगे। और एरिया बताइए। हेल्थ कवरेज, यस, गवर्नमेंट की स्कीमों के बारे में पता चलेगा। आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, हॉस्पिटल में जाके आपको एंट्री ऑनलाइन ही हो जाती है कई जगहों में, जैसे एम्स दिल्ली में सब ऑनलाइन एक्चुअली में सिस्टम है। सुरक्षा के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। हाँ, सुरक्षा के पर्पज आप अलर्ट रहेंगे, 100 नंबर जैसे कॉल कर लीजिए पुलिस को, फायर को। ये सब क्या है? अगर फोन का एक्सेस आपके पास ना हो, नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो समस्या होगी ना। इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए इस टॉपिक का नाम। तो इंफॉर्मेशन कैसे शेयरिंग होगा, डिजिटलाइज सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी, कहाँ पे पैसे कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी स्कीमें इसके रिलेटेड और चल रही हैं। ठीक, आप लोगों को 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक गति शक्ति स्कीम पढ़ेंगे, उसको पढ़ के आइएगा, लिख लीजिएगा। गति शक्ति स्कीम इसी इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक में है। गति शक्ति स्कीम, प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम है ना, पढ़ के आना। पता है ना, पढ़ा हुआ है, जितना भी पढ़ा उसको ढंग से पढ़ना। और एक है एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम, है ना कुछ। पीएम गति शक्ति योजना ढंग से पढ़ के आना। मतलब इसके पॉइंट और भी कई पॉइंट हमने बताए थे, तुम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें नोट्स में दी हैं, साथ में पढ़ लोगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और भी कुछ स्कीमें अगल बगल चल रही होंगी तो वो भी आप कोट कर सकते हैं। एक है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मोनेटाइजेशन स्कीम, हो सकता है इस स्कीम का नाम कुछ और हो, लेकिन अभी मुझे यही ध्यान आ रहा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऐसे कुछ करके है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन मोनेटाइजेशन ऐसे। ये और आत्मनिर्भर भारत हो गया, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट थे, ठीक है। हम लोग
पढ़ो तो स्कीमों का एक बंडल शेयर करके हिंदी में है, तो PDF पढ़ी होगी, लेकिन पढ़ो तब, क्योंकि तुम लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल तो करा दीजिए, कितनी स्कीम? उसमें सब स्कीमें हैं जितनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होगी, वो आप अपने काम की चीज़ें पढ़ो उसमें जितना कोट कर सको, जो मेन मेजर स्कीमें हैं सारी नहीं पढ़नी होगी, मेजर स्कीमें पढ़े रहोगे और किसी हर फील्ड के अलग अलग स्कीम है वो योजनाएं, और वो हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में भी है लेकिन हिंदी वाले बोल रहे हैं। मेक इन इंडिया स्कीम कब लाया है बताओ? मेक इन इंडिया स्कीम 2014 में आई थी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में ये भी पॉइंट लिख लेना, एम्प्लॉयमेंट लगभग हर जगह रहेगा ना, इंडस्ट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, ये सब पॉइंट तो जनरल पॉइंट है। जहाँ पे डिजिटली एक्सेस होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो ही जाएगा, ऐसे सब पॉइंट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। वो थोड़ा आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी डायमेंशंस बढ़ते जाएंगे, और आप जितने ज़्यादा डायमेंशंस कनेक्ट कर पाएंगे उतना अच्छा आपका आंसर्स और उतना ज़्यादा आप प्रीवियस के क्वेश्चन पे टैकल कर पाएंगे, ठीक। अब आते हैं मेक इन इंडिया कब लागू हुआ? 2014 में लागू हुआ ना, 2015 में, कब? 14 में ना। इसका बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस क्या रहेगा इसका? बनने वाले प्रोडक्टों को और ज़्यादा प्रोत्साहित बनाना, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। इंडिया में इन्वेस्टमेंट किस किस फैक्टर में? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लिए फोकस कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट लेड कहते हैं, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये समझिए कि एक्सपोर्ट से हमें ज़्यादा इनकम आए, हमारा मेन कैरियर क्या होगा? एक्सपोर्ट, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। तो इंडिया क्या कह रही है यहाँ पे कि जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं, आप हमारे यहाँ आओ, इन्वेस्ट करो, FDI ज़्यादा बढ़ेगा, FPI आए हमारे यहाँ, पढ़ाया था FDI, पढ़ाया था ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब पढ़ा चुके हैं ना। FDI FPI आएगा और हमारे यहाँ आके इंडस्ट्री लगाइए, आप सबको पूरे विश्व से इनवाइट करें, इन्वेस्टर समिट्स होती हैं इसके लिए। गवर्नमेंट कई तरह मेक इन इंडिया देखे थे US में जाके, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा प्रमोट किए थे, ये थे ना। हर स्टेट का अपना इन्वेस्टर समिट भी होती है, जैसे देखते हो लखनऊ में अधिकतर बिजनेस इन्वेस्टर समिट होती है। अभी अपने यूपी के कई दल भेजे गए हैं यूरोप में कि आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें डिफेंस कॉरिडोर पे, न्यूज़ में देखा कि नहीं देखा? किसी ने देखा? गुड, उसको देख के हंस रहे, कुछ पढ़ी नहीं है। ये इन्वेस्टर समिट, अब अगर इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे यहाँ क्या लगेंगे? इंडस्ट्री। गवर्नमेंट क्या करेगी? फैसिलिटी क्या क्या देनी है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट कर रही है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, हम लेबर लॉ को रिफॉर्म करेंगे, जो हर्डल्स हैं, पावर आपको प्रोवाइड करेंगे 24/7, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पढ़े थे ना, ट्रांसपोर्ट के जितने साधन हैं उसको ईज करेंगे, लॉजिस्टिक में जो हमारी रेटिंग है वो नीचे आएगी, हम प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह, और हम आपको सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ लेबर सरप्लस है, लेबर सरप्लस हमारे यहाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है,
तो हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे कंपैरेटिवली अदर वर्ल्ड के, मतलब अदर कंट्रियों की अपेक्षा आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, हम सारी फैसिलिटी देंगे आपको और कुछ रिबेट भी देंगे आपको, लेकिन आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। अब अगर यहाँ कंपनियाँ इन्वेस्ट करना अपनी कंट्री में चालू करेंगी तो फ़ायदा कहाँ कहाँ होगा? पैसा आएगा बाहर से, हमारी इकॉनमी मजबूत होगी, एक्सपोर्ट नेट ग्रोथ होगा, फॉरेन करेंसी अच्छी आएगी, ठीक, गरीबी दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्स मिलेगा, सब कुछ होगा ना, डेवलपमेंट होगा एरिया का जिस जिस रीजन में इंडस्ट्री लगेगी, और उसके साथ सब्सिडरी इंडस्ट्री बहुत डेवलप होगी, एमएसएमई सेक्टर, सप्लाई चेन डेवलप होगा ना, लोगों की कंडीशन सुधरेगी, हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज़ों में सुधार होगा। कंपनियां अपने साथ टेक्नोलॉजी भी तो लेके आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजियाँ, इनोवेशंस आएंगे, तो हमारे यहाँ के लोगों की स्किल्स भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी, होगी ना, और कहाँ फ़ायदा होगा? ओवरऑल इकॉनमी तो बहुत बेनिफिट होगी। अब यहाँ से एक्सपोर्ट कर, यहाँ से एक्सपोर्ट कर, जैसे कई चीज़ें देखते होंगे मेड इन चाइना लिखा रहता है जबकि कंपनी यूएस की है, ऐसा होता है ना। बहुत सी कंपनियों ने वियतनाम और चाइना में अपना बेस बना रखा है, वहाँ प्रोडक्शन करती हैं। यहाँ हमारे लिए एक्चुअली में कई चीज़ें इम्पोर्ट की, जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता था, इम्पोर्ट कम हो जाएगा ना। हमारी कंट्री में अगर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, हमें इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा ना, हमारी फॉरेक्स रिजर्व बाहर कम जाएगा अभी से। और हर स्टेट को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, लैंड जो उनके रिलेटेड लॉज हैं वो भी रिफॉर्म करें। महाराष्ट्र कर रहे हैं, गुजरात कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, देख रहे हो, और साउथ के स्टेट कर रहे हैं फोकस। इन चीज़ों पे क्या फोकस किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, पहले पैसा आए, फिर उसके साथ हम अपना सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ये सब करते रहेंगे। उससे कई चीज़ें क्या सुधर रही हैं, ये एक अम्ब्रेला टाइप की स्कीम नहीं लग रही है मेक इन इंडिया। इसको जितना ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, लोगों का भरोसा जीता जाएगा, तो एफडीआई बढ़ेगा ना, हमारे यहाँ बढ़ेगा ना। तो हर स्टेट अपने अपने यहाँ इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर रहे हैं, और स्टेट के बीच में नीति आयोग क्या करे, कंपटीशन बढ़ा रही है, पॉजिटिव कंपटीशन। नीति आयोग के 3-4 मोटिव थे ना, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, नहीं ध्यान। नीति आयोग पढ़ाया था ना, नीति आयोग तुम लोग पढ़े होंगे, उसमें भी पॉलिटी में भी पढ़ चुके ना, और नहीं पढ़े, ठीक है। मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया था स्टार्टिंग में, मुझे ध्यान, उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है नीति आयोग। नीति आयोग डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेक्सेस भी जारी करता है, हेल्थ इंडेक्स, एग्रीकल्चर इंडेक्स या एसडीजी इंडेक्स, ये सब जारी करता है ना। तो हर सेक्टर के जब इंडेक्स जारी करेगा, तुम लोगों के बीच में अगर जैसे है डिफरेंट स्टेट है, सबकी रैंकिंग जारी होगी ना, सब रैंकिंग में ऊपर आने का प्रयास करेंगे ना सब अपने स्टेट को। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यही हो गया ना, हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहे हैं। वो कट थ्रोट कंपटीशन गलत होता है, वो कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। कंपटीशन मतलब आप मेहनत करो, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, अपनी क्वालिटीज़ बढ़ाओ। वो चीज़ें जब करेंगे सारे स्टेट, तो सबके यहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छी अच्छी कंपनियों के आएंगे। मार्केट रिफॉर्म, जैसे जीएसटी भी इसी तरह का एक रिफॉर्म था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 1 नेशन 1 टैक्स वाला जो प्रोविजन था ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था वो, ये सब चीज़ें तो नोट डाउन ही थी। तो ये सब रिफॉर्म करके क्या होगा, फ़ायदा ही होगा। अब कई बार आता है इस स्कीम को एग्जामिन करिए, आता है एग्जामिन कीजिए ना। एग्जामिन में आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आपको बताने पड़ेंगे, ये स्कीम काम क्यों नहीं कर रही है, लेबर लॉ रिफॉर्म नहीं हो पा रहा ढंग से। कच्चा माल तो चलो ठीक है, हाँ हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें एक्चुअली में लेबर लॉ एक सबसे बड़ी हर्डल है, लेबर लॉ रिफॉर्म ना हो पाना। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोइंग है, कुछ स्टेट एक्चुअली में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के, मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने के चक्कर में भी, हर्डल्स होने के चक्कर में भी आता है, और यूनियंस हैं कई, इसके भी वाली समस्याएं हैं।
ये सब, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। और टैक्सेस बहुत ज़्यादा, कई बार कंप्लेन किया जाता है टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस ये सब। और लैंड एक्विजिशन पे समस्या है, लैंड एक्विजिशन एनवायरनमेंट। लैंड एक्विजिशन की क्या समस्या आती है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लैंड एक्विजिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लैंड एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन हो गया, फाइनेंसेस हो गया, प्लस एनवायरमेंट क्लियरेंसेस, ठीक है, ये सब पार्ट आते हैं गवर्नमेंट के अंदर। लैंड एक्विजिशन में बहुत कई बार प्रॉब्लम होती है, इसमें जो लैंड एक्विजिशन लॉ बना था 2013, उसमें कई लोगों का अप्रूवल या कहाँ से जब जानी है, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तो लैंड एक्विजिशन टाइम पे होगा। फाइनेंसेस अवेलेबल होने चाहिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, चाहे रोड हो गया, पावर प्लांट हो गए, और बताओ नेटवर्क सिस्टम पूरा हो गया, किसका, पोर्ट हो गए, रेलवे स्टेशन पे अच्छी सर्विसेज मिलना, एयरपोर्ट हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी चाहिए होता ना, बड़े बड़े प्लांट को बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए या रोड बनाने के लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए होता है। अब यहाँ ये समस्या क्यों जनरेट करते हैं, जैसे आप कोई बिजनेसमैन है, सपोज दैट आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए, तो आप जब पैसे इन्वेस्ट करेंगे क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ड्रमंड से लेके आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने, ये आपका अभ्युदय कोचिंग, और ये हो गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक। अब बीच में आपके लैंड आ रही है, कई लोगों के आएंगे ना। अब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपके पास क्या क्या जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स है, पैसे, मनी, ह्यूमन रिसोर्स, मनी, टेक्नोलॉजी, ये सब वगैरह वगैरह। इन सब पे आपको कॉस्ट तो पे करना पड़ता है रेगुलर वे में। ह्यूमन रिसोर्स को सैलरी देनी है, मनी आपने लोन लेंगे, इस पर इंटरेस्ट रेट चालू हो जाएगा, और आपकी टेक्नोलॉजियाँ जो हायर करेंगे, कई बार कुछ टेक्नोलॉजियाँ जैसे मशीनरी क्या होती है किराए पे ली जाती हैं, इनके कॉस्ट चालू हो जाएंगे, आपका ओवरऑल एस्टिमेशन कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट चालू है। अब यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कुछ काम चालू हुआ, मतलब यहाँ से गेट तक रोड बनी है, 10 कदम और बनी, उसके बाद लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, कहा जा रहा है कि हाँ कल परसों में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में, लेकिन वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में क्या है, फाइल रुकी हुई है। यहाँ पे कोई लोकल एजिटेशन हो गया, पॉलिटिकल, जिनकी जमीनें जा रही थी वो पूरा हर्डल क्रिएट कर दिए, बट आपकी रनिंग कॉस्ट चालू है, इंटरेस्ट रेट आप बैंक को पे ही करते जा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को आपको पैसा पे ही करनी, ये करनी है, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो आपकी यहाँ से रोड क्या सालों तक लटक गई। या ब्रिज बना रहे हैं, अन्य ब्रिज ही बना रहे हैं रोड के अलावा, तो क्या होगा, ब्रिज आधा बन के यहाँ तक, इधर से इधर बन के बीच में रुका पड़ा है, या कोई कोर्ट केस लग गया, स्टे हो गया,
तो यहाँ पे ओवरऑल लॉस कहाँ हो रहा है? इनको, कॉन्ट्रैक्टर को अभी लग रहा है ना, कॉन्ट्रैक्टर को हो रहा है ना। अब कॉन्ट्रैक्टर किसको लोन कहाँ से लिया है? ये एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कई 1000 करोड़ में लोन होते हैं ना। ये बैंक को लॉस होगा, बैंक का एनपीए बढ़ेगा, स्ट्रेस एसेट होगा, बैंक क्या बिजनेस कर पाएगा? बहुत बड़े लोन अगर लिए गए हैं हजारों करोड़ों में, तो बैंक के ऊपर फर्क नहीं डालेगा क्या? तो बैंक ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर देगा। और ये क्या सैलरी पे कर पाएगा हमेशा? ये बेरोजगारी बढ़ा देगा, बढ़ेगी ना बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ी, इनके जो फैमिली मेंबर्स और ये सब कास्केडिंग इफेक्ट पड़ा, मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट, बैक टू बैक। और प्रॉब्लम कहाँ आई? पॉलिसी पैरालिसिस और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, लोकल पॉलिटिकल, सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, नौटंकी जिसे कहते हैं। लॉन्ग टर्म चीज़ें ना सोचना और चीज़ें रिजनेबल वे में कन्वे ना होना है। इनफॉर्मेट कई बार ये होता है कि लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। कोई खेत जा रहा है क्यों जाएगा, कोई शॉप जा रही है, कहीं रोड बन रहा है, कुछ लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं इमोशनली। और कुछ हद तक उनकी भी चीज़ें सही होती हैं कि अगर उनको रिहेबिलिटेट प्रॉपर वे में किया जाए, उनको सुविधाएं अगर ढंग से मिल जाए ऊपर से गवर्नमेंट से, जो भी के टाइम पे, तब अब तो गवर्नमेंट काफ़ी हद तक 2013 4 गुना मुआवजा वगैरह टाइम पे मिल जाता है सबको। मोस्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर होकर मिलता है, कैश नहीं मिलता ना। इसमें भी डीबीटी काम कर रहा है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सबका आधार कार्ड रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर जिसकी जो जाता जिसका लीगल रहता है। कई जगहों पे क्या है, लोग गवर्नमेंट की ज़मीनों पे भी बना रखते हैं, उसको भी अपना मानते रहते हैं। और वो जब सर्वे होता है उसमें निकल के आता है कि ये अवैध आता है ना, इलीगल, तो वहाँ पे पॉलिटिकल हर्डल आते हैं। लोकल लीडर्स बड़े बड़े आके हंगामा करने लगेंगे। और जैसे आप यहाँ पे साउथ का कॉन्ट्रैक्टर आ गए, या आप गए साउथ में, आप कॉन्ट्रैक्ट लिए, लोकल रूल्स भी रहते हैं। ये सब भी क्या करते हैं, कहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा, आगे वसूली कर रहे हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अगर ढंग से नहीं रहेगा तो कैसे आप काम करोगे? आप लॉस में थोड़ी काम करोगे, दिवालिया तो आप होगे ना, आपकी कंपनी बैठेगी, तो आप प्रेशराइज किस पे करोगे? सरकार पे कि आप डूइंग बिजनेस ये है। अब सरकार को यहाँ सुनना पड़ेगा ना, नहीं सुनोगे तो सरकार बदनाम होगी। फिर आगे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो बड़े बड़े बहुत, जैसे एल&टी है, रिलायंस इंफ्रा है, या और कोई लैंडको इंफ्रा है, ये सब कंपनियां क्या, आदित्य बिरला ग्रुप है, ये सब बड़े बड़े रोड कॉन्ट्रैक्ट या बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट या हाउसिंग सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट, पावर सेक्टर प्लांट, ये सब लेते हैं ना, पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ये सब ओवरऑल अगर पैसा फ्लो आपकी इकॉनमी में होगा तो उससे जॉब तो क्रिएट होगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, आगे आने वाले फ्यूचर इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे बस गवर्नमेंट को क्या करना है, प्रॉपर रेगुलेशन रखना है, फैसिलिटेटर और प्रॉपर रेगुलेशन रूल बेसिस पे होनी चाहिए। गवर्नमेंट का ये काम है, आप फैसिलिटेटर का रोल अदा करो, लेकिन सबके लिए, सभी कंपनियों के लिए सेम लेवल प्लेइंग फील्ड दो, कि सभी कंपनियों को अगर कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग हो रही है तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ हो। ये सब काम गवर्नमेंट का है, ये सब गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो इसीलिए आगे चल के अब ऐसे, ये तो मेन दिक्कत होगी प्राइवेट के सामने, ठीक है। प्राइवेट के सामने क्या दिक्कत आती है, उसमें गवर्नमेंट का अपना उनका कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। अब आगे चल के लैंड एक्विजिशन, फाइनेंसेस और इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस है, ये सब पे अब गवर्नमेंट भी अगर खुद बनाती है, गवर्नमेंट के पास इतने फाइनेंसेस नहीं होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास नहीं होते हैं इतने कि वो बना सके, ना ही उनके पास नई नई टेक्नोलॉजियों के लिए पैसे होते हैं ना, नहीं हो पाते पैसे। और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आपको पता है, रेट टेपिज्म कितना ज़्यादा है। कोई काम गवर्नमेंट में निकालने के लिए आसान काम नहीं है कि कोई चीज़ रनिंग में रहे। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पॉलिटिकल हर्डल्स होते हैं,
सबके अपनी, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ी समस्या है जॉब सिक्योरिटी। आप किसी को भी अगर सिक्योर बहुत ज़्यादा फील करा दोगे तो आपको मिसयूज करेगा। ये ह्यूमन बिहेवियर है बहुत ज़्यादा, और ये इतना क्रूअल फैक्ट है कि लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। कई जगहों पे कहा जाता है कि सिक्योरिटी फील होगी तो लोग रुके भी रहेंगे, ये भी सच्चाई है हाँ, लेकिन उसमें चेक एंड बैलेंस कौन मेंटेन करेगा? ये दोनों एक्चुअली में आप रासायनिक क्रिया पढ़े थे ना, ये वाली क्रिया का सिंपल याद है, दोनों तरफ बैलेंस फॉर्म में चलती है ना, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, समझ लो चेक एंड बैलेंस दोनों में मेंटेन करते रहना, ठीक है। तो इसमें एक सिक्योरिटी भी फील करनी है और इनसिक्योरिटी भी फील करनी है, दोनों का चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं रहेगा तब तक कोई भी डिपार्टमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे जॉब को लेके कि हमको कोई निकाल ही नहीं सकता, और हमारा प्रमोशन टाइम पे होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, कोई कुछ कर नहीं सकता, काम नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आप काम करेंगे क्या? कुछ दिन बाद आपका इनोवेशन, आपका बुद्धि लेवल सब डाउन हो जाएगा। जब आप काम करना बंद करते हैं, डिसीजन मेकिंग बंद करते हैं, इनोवेशन बंद करते हैं, आपके अंदर सिर्फ एक चीज़ पनपता है, वो है ईगो। हायरार्किकल ईगो। एज बढ़ रही है, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, आपके जूनियर आते जा रहे हैं, आप जब इनोवेशन माइंड यूज ही नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग पे आप थेसिस एंड एंटीथेसिस होता है एक चीज़, फिर सिंथेसिस आता है कि आप जैसे जो चीज़ें आर्गूमेंट करते हैं तो नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। आपका जब साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत लो हो जाएगा धीरे धीरे, IQ लेवल, आपके काम का, आपके दिमाग को एक्चुअली में जाम कर दिया गया है। ईगो से का सराउंडिंग जो डेवलप होता है, आपका दिमाग जाम कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको रोज़ कोई लोग साहब साहब कहने लगे और आप 1 2 साल 4 साल ऐसे जी रहे हैं, 5वें साल कोई आता आपसे क्वेश्चन कर दिया, आप वो क्वेश्चन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो हमसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तुम हमसे ऐसे कैसे बोल सकते हो, या ऐसे कैसे कह सकते हो, या हमारी अथॉरिटी को कैसे तुम चैलेंज कर रहे हो। ये ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है साइकोलॉजिकल, जिसमें आप इतने ट्रैप में फंसे होते आपको खुद ही नहीं पता होता है। ये हमारी सोसाइटी में आप घर बाहर देखते होंगे, एक सिखाया जाता है बड़ों से जमाल लड़ाते हैं, ये सब सुने होंगे ना, सब लोग सुने हो ना, बड़े के नाम पे कुछ भी बोलने का अधिकार है, छोटा जबान नहीं लड़ानी चाहिए। देखो बहुत से कुतर्क भी होते, मैं कुतर्क की बात नहीं कर रहा, एक रिस्पेक्टेबल जो डिस्कशन होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुतर्क को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कोई नहीं, विरोध करने के लिए विरोध करना वो गलत है, मैलिसियस इंटेंशन नहीं, बट साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अगर चीज़ें नहीं समझ में आए, देखो कई बार बड़ी छोटी भी इसलिए मतलब कोई चीज़ ढंग से समझाई जा रही है, एक्सपीरियंसफुल पर्सन आपको लग जाएगा रीजनेबल वे में चीज़ें बताई जा रही हैं, फिर ये सब भी बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, वही चीज़ें लागू होती हैं, चेक एंड बैलेंस। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग छोटे होते हैं, कोई बड़ा कुछ कह रहा होता है, वो उस एज पे जाके हमें समझ में आता है, उस समय हमारे इमोशंस, इंपल्सेस और हमारी सराउंडिंग कुछ और वर्क कर रही होती है, ये भी है। बट ये है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट किसी चीज़ पे रीजनेबल डिस्कशन कर रहे हो विद फैक्ट के साथ, कोई चीज़ आपके सामने रिप्रेजेंट की जा रही है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट ना। अगर विद फैक्ट विद एग्जाम्पल चीज़ें हमारे सामने रिप्रेजेंट की जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, ये तो अच्छी बात है। तो ये यहाँ पे अगर सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी का जो चेक एंड बैलेंस है, अगर इनको ठीक है, सिक्योर और अच्छा काम कर रहे हो, आपका सिक्योर रहेगा, आप प्रमोशन पाएंगे, ये करेंगे, और इनसिक्योरिटी आपके अंदर ये भी रहनी चाहिए, आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है, आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है, ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रेड टेपिज्म का काम यही सब करती है, और ये सब हर्डल किस में करेंगी, आपके ओवरऑल इकोनॉमी के डेवलपमेंट में।
किसी काम के लिए आप अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे दौड़ लगा रहे हैं, आपको डेट पे डेट मिलती जा रही, कल आइए परसों आइए परसों आइए, आपका दिमाग तो वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी जो डाउन है, जबकि छोटा सा काम होगा वो भी खत्म हो, आप अगला काम करें, होता है ना। कई चीज़ों के लिए जब आप बैक टू बैक वहीं जा रहे हैं, आज डेट है परसों डेट है परसों डेट है, आपको यहाँ इंगेज रखा गया ना, आपकी जो प्रोडक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स की निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकल रही ना, नहीं निकली ना, उससे नुकसान हुआ ना आपका। और नुकसान एक लोगों में नहीं, ऐसे कई लोगों को हो रहा है, पूरा ओवरऑल इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई होती है ना ओवरऑल इकोनॉमी। तो इनएफिशिएंसी और करप्शन क्या है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को हर्डल पैदा करता है, बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है। देखिए होगी गरीब के गरीब बनते जाते हैं, अगर जरा सा कुछ कोर्ट में केसेस लग गया, वो पता चल रहा है दिन भर जाके बैठे रहते हैं। गाँव में देखोगे कुछ लोगों के ऐसे भी बांध रहते हैं, कई दिन भर बेचारे कोर्ट में ही दौड़े पड़े हैं, सुबह जा रहे हैं शाम आ रहे हैं, पूरा कुछ नहीं, दिन भर का काम रुक गया ना उनका। अगर कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वाला होगा तो कर पाएगा, भाई आप हमारे यहाँ काम करने नहीं आओगे, आप जाके देखो केसेस, हमें क्या कहते हैं, हम क्यों काम कराएंगे, रखेंगे क्यों आपको, हमें तो प्रोडक्टिविटी चाहिए ना। ये एक तरह से आपको क्या कर रहा है, ये चेक एंड बैलेंस ना मेंटेन होना, इसमें चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना काम सरकार का है। तो कई तरह के इंस्टीट्यूशन सरकार बनाती है, कई केसेस होते हैं, न्यूज़ में दिया जाता है, मीडिया में दिया जाता है, आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, उससे चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन जब बहुत से सारे नेक्सस रहते हैं तो उसमें समस्या आती है, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस या गूंड नेक्सस या क्रिमिनल कोड के साथ नेक्सस जब रहता है तो क्या होगा, ये सब समस्या आएगी ही आएगी, ये भी बहुत बड़ी समस्या आएगी लैंड एक्विजिशन में। अब इन सबको तो एक ये पॉइंट आपका ईगो वाला हो ही गया, ये सब ह्यूमन वाला रेंडमिज्म वाला। अब ये सब समस्याएं दूर करने के लिए सरकार कुछ चीज़ें ले आई, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP, उसमें वो गवर्नमेंट के कुछ पार्ट गवर्नमेंट पे छोड़ा गया, कुछ पार्ट छोड़ा जाएगा प्राइवेट सेक्टर पे, इसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं साइन। तो PPP के कई मॉडल आए ना, अभी तक जितना मैंने बताया क्या क्या समस्याएं इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, और सबसे बड़ी समस्या ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट पे ही आती है। ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट बहुत आसान भी नहीं, बहुत टफ तो नहीं है लेकिन आसान भी नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसा काम करता है उसको खुद ही नहीं पता होता वो किस तरह काम करेंगे। उनको एक डेली काम करवाना, इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। सबको लगता बड़ा आसान है बट इट इज़ नॉट वेरी इजी जॉब। अब आप लोग अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों से पता है, आप लोगों को ऑनेस्टली सबको पता है एग्ज़ाम देना है मई में जून में, पता है ना सबको, लेकिन करना क्या है, आपकी अपनी ड्यूटी करनी है ना, किसी के फायदे के लिए करोगे क्या, नहीं ना, बट आप लोग पढ़ोगे नहीं। डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं यहाँ पे, क्या है ये, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है ना आपकी, आप जो ड्यूटी आपको दी गई है आपको ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास 50 बहाने हैं, छोटे छोटे से बहाने हैं। जरा सी तबीयत क्या खराब हुई, सर्दी जुकाम क्या हुआ, बस आराम करेंगे, दोस्त का फोन आया, घंटों तक चिट चैट, दुखड़ा रो रहे हैं बैठे, हम तो तैयारी करने आ गए, हमारा लग रहा कि हमें कहीं डींगे मारने बैठ गए चौराहे पे, अब तो हम IAS बन ही गए, हमसे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं है, अब जो हम कह रहे हैं वही सही है, 4 दिन पढ़ते हुआ नहीं, ये हाल है। स्टार्टिंग की तैयारी का मैं फेज बता रहा हूँ, सभी लोग उस फेज से गुजरते हैं। लर्निंग कैपेसिटी किसी से ईगो हो गया, अब बन जाएंगे IAS बता देंगे, आता है ये सब माइंड में,
जबकि इन सब की कोई जगह है क्या? ये सब चीज़ें सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को डाउन कर रही हैं, टोटली प्रोडक्टिविटी को आपको डाउन कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ये आपका करप्ट बिहेवियर दिखाता है अपने प्रति। जब आप खुद के प्रति नहीं ऑनेस्ट हैं, सिंपल सी जानिए, जितना ब्रुटल होंगे आप अपने प्रति, जितना कंफर्ट जोन का दायरा, उतना ज़्यादा आप सक्सेस के करीब होंगे। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। कहीं भी काम किया, जहाँ पे भी मैंने काम किया, जितना मैंने देखा कि चीज़ें, अगर आपको चीज़ें बोली जा रही हैं, जितना ज़्यादा ब्रुटल होंगे आप अपने प्रति, ऑनेस्ट रहेंगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। डे टू डे आप प्रैक्टिस करते जाइए। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। खुद को एनालिसिस करिए, शाम को बैठ के कितना प्रोडक्टिव निकला हमारा आज, 8-10 घंटे पढ़े या कहाँ कहाँ टाइम इन्वेस्ट किए, क्या उसका लॉन्ग टर्म कोई फायदा था? कोई भी ऐसी चीज़ में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं जिसका लॉन्ग टर्म फायदा ना हो, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद। उन चीज़ों में कभी भी इंडल्ज होना ही नहीं चाहिए। हंसी मजाक करना वो एक लेवल होना चाहिए, नॉर्मल करिए। लेकिन अगर आपको मेन फोकस आपका एरिया यहाँ पहुँचना है, उसके लिए आपके पास काम बाकी है, तब आप टाइम पास और एंटरटेनमेंट कर रहे हैं बैठ के, तो ये कर क्या रहे हैं? और ये काम यही नहीं है, ये प्रोक्रास्टिनेशन कहलाता है। एक वर्ड होता है प्रोक्रास्टिनेशन, उसको हिंदी में कहेंगे, मतलब प्रोक्रास्टिनेट, मतलब कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हम कर लेंगे तुरंत, आज का काम बहाने कल पे टालते रहना, कल पे टालते रहना। अच्छा अभी 2 घंटे बचे, अभी शाम को, अभी रात में पढ़ लेंगे। अच्छा 10 बजे बैठेंगे, 2 बजे रात तक पढ़ेंगे। सुबह उठे कि अभी पढ़ना चालू करेंगे, तो पता चला सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन पे कब घंटे भर निकल गए पता नहीं चला। फ़ोन जरा सा दूर क्या हुआ, अंदर बेचैनी बढ़ने लगी, कुछ तो हो रहा होगा, जरा देखें। और सबकॉन्शियसली अगर फ़ोन पास में रहा, आप बिना मतलब 10 मिनट के अंदर फ़ोन उठा लेंगे हाथ में। सबकॉन्शियसली बता रहा हूँ, एक पैसेज भी, एक पेज भी नहीं पढ़े रहेंगे तब तक फ़ोन उठ चुका होता है, अगर पास में रहा फ़ोन तो। देखिए, रोग आके कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आपको खुद करनी हो, आपका काम है। इमोशंस मैनेजमेंट आपको करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए तरीके हैं, आप मेडिटेशन करिए, चीज़ें अपनी आउटडोर एक्टिविटी करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, दिमाग बैलेंस रहे और चीज़ों पे फोकस रहे, प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे। और डे टू डे जब आप फॉलो करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। आपकी जब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी याद करने की, चीज़ें करने की, वो बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे। जो भी है, ये सब चीज़ें जो करप्ट बिहेवियर है, ये हर जगह दिखता है ना। आप कल को ऑफिसर बन जाएंगे, आपके पास ज़्यादा फाइलें आ जाएंगी, वो तो वही रहा। तो सब कह रहे हैं कि ऑफिस में जाते हो, बहुत से लोग जाते हो ना दौड़ दौड़ के, कई काम पढ़ते होंगे ना सबके, और सब कहते होंगे कि अरे साहब काम ही नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। और तुम खुद काम कर रहे हो क्या? तुम तो अपना काम तो कर नहीं रहे हो ढंग से, दूसरे में बुराई निकालने की बड़ी आदत हम लोगों को। ऑनेस्टली बताओ, तुम यहीं से अभी सेलेक्ट होके पहुंच गए जॉब में, ठीक है, डीएम एसडीएम जो भी बन गए, अब तुम्हारी हैबिट क्या है? आज के काम को कल पे टालने वाली। काम ज़्यादा पड़ा तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड है, कोई सामने पड़ गया तो उसी के ऊपर विस्फोट हो जाना है ना। कई बार देखते हो, कई ऐसे आते हैं, मतलब हर बात पे सबके ऊपर झल्लाते रहते हैं, ऐसा होता है ना। तो प्रेशर को हैंडल मैनेज नहीं कर पा रहे, और ये भी कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक लॉस दिखाएगा। बताएं कैसे? आप चिल्लाए एक पे, दूसरा के भाई मूड अपसेट किए, हो जाएगा, तीसरे को मूड अपसेट करेगा, चौथे करेगा, पांचवें करेगा, इसी तरह ये सीरीज बढ़ती जाएगी। अब इस पर्सन की अगर ढंग से खुश होता, इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती कि कम होती, जहाँ भी काम करता, कहीं भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, ऑफिस में, यार इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती ना, कहीं भी होता दिमाग कंसंट्रेट। अब
निगेटिव एनर्जी यहाँ से आई इसके पास, इसने इधर पास किया, इसने फिर इधर पास किया, फिर ये है, ये सीरीज वाइज चेन बन गई, चेन बनी ना। अब ये जब चेन बन गई तो ये क्या किया, पूरा निगेटिव एनर्जी दिन भर सबका खराब कर दिया। जो प्रोडक्टिविटी हमारी निकलनी थी, अगर 10 घंटे काम करने वाला प्रोडक्टिव निकलना था 8 घंटे का, वो घट के हो जाएगा 2 घंटे या 1 घंटे भी नहीं, क्योंकि आपका दिमाग फुल्ली कंसंट्रेट नहीं होगा, वो रिटेलिएशन फॉर्म में चल रहा होगा, सेंसिटिव होता दिमाग। या तो कुछ एज बाद एक्चुअली में आ जाती है मैच्योरिटी, किन बातों को हमें हटा देना दिमाग से। यहीं पे आता इमोशनल मैनेजमेंट। अगर आपको किसी ने कुछ कहा, आप उसको किस तरह से मैनेज कर लिए, नीचे पास ऑन ही नहीं किए, नीचे पास ऑन नहीं किए तो क्या हुआ, वो यहीं खत्म। आगे की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, आपके टर्म्स भी अच्छे रहेंगे हर जगह। फॉर एग्जाम्पल यार, आप लोग सबसे ज़्यादा देखते होंगे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो होते हैं। इसमें क्या है, कोई ऑफिस में क्या परेशान हुआ, ऑफिस से बॉसेस की कुछ डांट पड़ी, वो उनका आके क्या हो रहा, सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी मिलती है, वाइफ, बच्चे, बच्चे से ज़्यादा वाइफ मिलती है। उनकी सारी एनर्जी, सारा गुस्सा, सारा पावरफुल कहाँ दिखता है, इस पे आके। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है, किसके अंदर, उस पर्सन के अंदर। इमोशनल मैनेजमेंट आपका नहीं है। और 2 चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग होती हैं, कभी दोनों के मिक्स मत करना, कभी भी मिक्स मत करना, ये गांठ बांध के रख लो, वरना किसी भी जॉब में खुश नहीं रहोगे। कोई भी जॉब के रिलेटेड काम है, वो बस पैसा कमाने का एक जरिया है, आपका इकॉनमी चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ जो जीनी है, आपके अपने हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, पेरेंट्स, दोस्तों के साथ वाली, ये लाइफ टोटली अलग है, ये अलग है। इन दोनों को जैसे ही आप मिक्सअप कर दोगे, सबसे बड़ी समस्या यही आती है इगोइज्म की। ये इवेंट सबसे बड़े बड़े ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS, IPS, PCS, वो सब तो चलो वो भी एक तरह की जॉब है, कुछ नहीं है, सबकी अपनी जॉब है एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। हर जॉब की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पसंद, आप वहाँ जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे जहाँ। आप जैसे ही इन चीज़ों को दोनों को मिक्स कर देंगे, आप अपनी फैमिली लाइफ भी ख़राब कर लेंगे, पर्सनल लाइफ भी ख़राब कर लेंगे, और दोनों जगह इन्वायरमेंट ख़राब करके रख देंगे आप। और आप कब इस ट्रैप में फंस जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। वो साहब वाला ईगो, जैसे ही ये ऑफिस वाला ईगो, रोज़ यहाँ साहब कह रहे हैं, आप घर में रिश्तेदारों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ आपको साहब नहीं मिलेगा। ये बात दिमाग में रखिए आप। आपके भाई बहन जो आपके साथ पले बढ़े हैं, वो आपको वो साहब वाले, उनसे आप सोचिए, फील कराइए। अगर कराना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप उस फैमिली से कट चुके हैं, फिर आप ना खुल के बिहेव कर पाएंगे, ना आप खुद अपनी लाइफ जी पाएंगे, क्योंकि आपके अपने कुछ इमोशंस होंगे अलग काइंड ऑफ। आप ये जो जीना चाहेंगे यहाँ बैठ के, वो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो इस ट्रैप और इल्यूजन में फंसे पड़े हैं। इस ट्रैप और इल्यूजन में रहेंगे तो आप ये वाली लाइफ नहीं जी पाएंगे, पर्सनल लाइफ। यहाँ टोंट बाजी, कमेंट बाजी वगैरह वगैरह 50 तरह की चीज़ें होंगी। उसके लिए है माइंड और बॉडी का बैलेंस होना ऑलवेज। उसके लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रॉपर डाइट और चीज़ों को मैनेज करना, इमोशंस को पहचानना, इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क करना, इन सब चीज़ों पे जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे, आप मैनेज करने लगेंगे। ये सब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और यही चीज़ आपकी पढ़ाई में आएगी, और यही चीज़ प्रोडक्टिव इकॉनमी को भी बनाती है। पूरी ओवरऑल आप ये सोचिए, आपके अंदर जितने लोग रहेंगे, आप पूरी ओवरऑल इकॉनमी को इम्पैक्ट करते हैं ना, सब कनेक्टेड ना, फैमिली और ये सबकी। अब आप गुस्सा होके आए, अपने बच्चे पे चिल्ला दिए, मतलब आप हस्बैंड वाइफ लड़ गए, नीचे बच्चे भी डिस्टर्ब, उनकी जो पढ़ाई वढ़ाई होनी है सब डिस्टर्ब। एग्जाम टाइम बच्चों का चल रहा है, आप ऑफिस से आके कुछ बवाल हुआ था ऑफिस में, डांट खाए थे, आके घर पे निकल रहा आपको गुस्सा, या आप पता चले गए ड्रिंक करने, एडिक्टेड हो गए हैं किसी और चीज़ के। ये सब चीज़ें जब आप इमोशनल मैनेजमेंट को किसी काम के रिलेटेड है, चलो
काम नहीं हुआ, बोला यार क्या करेगा, चलो कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक लेवल इमोशंस के जैसे से आप इम्प्रूव करते जाएंगे, आपको लग जाएगा बहुत सी चीज़ें लाइफ में मैटर ही नहीं करती। जिन चीज़ों में अभी आप लोग टाइम इन्वेस्ट कर देते हो पढ़ाई छोड़ के, वो आपको खुद दिख जाएगा कुछ टाइम बाद कि हमारे लिए क्या सच में वो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट थी। वो ऐसी झील आती ना, इम्पल्स लगता है इस समय यही काम होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता है वो, और उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, आता है, बट यू हैव टू मैनेज इट, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट। इससे लॉन्ग टर्म हमारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जैसे ही रिकॉग्नाइज करेंगे वैसे उस पर कंट्रोल करने पे आप वर्क करने लगेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इवन एग्जाम देते समय, अभी टेस्ट देते होंगे तब भी 50 तरह के थॉट आते होंगे, कंसंट्रेट नहीं होता होगा, फ्रस्ट्रेशन होती होगी, लाइनें पढ़ने पे नहीं समझ में आ रहा तो दिमाग जाता हो, क्योंकि आपने अपने दिमाग को प्रैक्टिस दिया ही नहीं कभी कंसंट्रेट होने का। तो हमको सबसे ज़्यादा किस पे वर्क करना, अपने माइंड कंट्रोल, माइंड बॉडी सोल पे बैलेंस पे, और उस हिसाब से चीज़ें अपनी जो टारगेट है, प्रायोरिटी टारगेट वाइज फिक्स करिए। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, आप सिलेबस 1-2 साल के अंदर भी IAS बन सकते हैं आसानी से। 1.5 से 2 साल लगता है अगर कोई सिंसियरली कंसिस्टेंटली पूरा सिलेबस कवर करे। देखो 10% लक पे हम भी भरोसा करने लगे, पहले नहीं करते थे, लेकिन 10% कुछ होता है लक, एग्री। 10% नहीं, लेकिन 90% आपकी मेहनत है। लेकिन 90% जब ज़्यादा वाला पार्ट करेंगे तभी तो वो 10% आपका काम कर जाएगा ना, वो तो काम कर जाएगा। आप जब मेहनत किए रहेंगे तो आपका काम कर जाएगा वो भी। चीज़ें जो गाइडेंस जैसे चीज़ें अवेलेबल है वो करते जाएंगे तो आपका यहाँ पे भी फर्क दिखेगा, आपको दिख रहा है कैसे कनेक्टेड है चीज़ें। ठीक, अब आते हैं ट्रिपल P पे बैक। बीच बीच में जो चीज़ें हम आप लोगों को बोल रहे हैं ये चीज़ें जरा फॉलो करिए। बच्चे आप लोगों को अदरवाइज 1-2 साल बाद रियली बता रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें आप लोग करते हैं इस एज में जो आप लोगों को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर 5 घंटे का टारगेट 6 घंटे का टारगेट रखते हैं तो पहले तो काम कर कीजिए सुबह उठ के पढ़ाई का, फिर उसके बाद हंसी मजाक करिए, थोड़ा टाइम पास भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम अपने डिवाइड और मैनेज होने चाहिए ना। किसी के घर में भी अभी कई लोग बच्चे कहते हैं कि हमें घर पे काम रहता, किसके यहाँ कितना काम है यार, 1-2 घंटे ज़्यादा काम नहीं है। कुछ बच्चे हो सकता है घर पे सपोर्ट करते हैं। हाँ बताओ। हाँ मतलब जैसे एग्जांपल तो मैंने दिया है कि आपको आउटडोर एक्टिविटी करनी है, आपको उससे कट ऑफ करना है। आप उसको जब क्वेश्चन करना चालू करेंगे 1-2 बार उससे दूर होंगे तो अपने आप दूर रहने लगेंगे, वो तो धीरे धीरे। और आउटडोर एक्टिविटी करिए, मतलब एक्सरसाइज वगैरह की बात मैं कह रहा हूँ। मेडिटेशन करिए कि जिससे आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकिए। मेडिटेशन वर्कआउट करता है ऑलवेज। देखो हंसना बोलना खिंचाई करना ये सब नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। बट देखो किसी चीज़ का एक्सेस होना, आप अपना पढ़ाई का काम छोड़ के गप्पे लड़ा रहे हैं तो गलत है। आप अपना टारगेट 8 घंटे पढ़ना था, आज 8 घंटे हमने कहीं से निकाल के पढ़ाई की, हमारा प्रोडक्टिव निकला, उसके बाद थोड़ी देर बैठ, ठीक है। एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। मैनेजमेंट यही होता है इमोशंस का। लेकिन बट आपको पढ़ना है, अभी 8 घंटे आपका पेपर आ रहा है और आप जाके कौन सा अर्ज कंप्लीट कर रहे हैं, अलग इमोशंस वाले अर्ज, तो गलत। वो चीज़ें आपको पहचाननी है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आपको पता चल गया क्या क्या आएगा।
ठीक है, ट्रिपल पी। अब ट्रिपल पी में क्या होगा? सरकारी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में की हिस्सेदारी हुआ। अभी और भी कई चीज़ें बताए ना, ऐसा नहीं है। क्या होगा? जी देखो, ट्रिपल पी के अंदर क्या आएगा? गवर्नमेंट कई मॉडल ले आएगी, ठीक है। इसमें प्राइवेट की पार्टनरशिप बढ़ेगी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल अगर रोड या ब्रिज लेते हैं, इसमें कुछ मॉडल आएंगे, मॉडल के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। रोड, मान लिया रोड बनाना है आपको, कोई बड़ा हाईवे, यहाँ पे गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी फाइनेंसेस की और नई टेक्नोलॉजी का और ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक। गवर्नमेंट एक ट्रिपल पी मॉडल आएगा, इसमें गवर्नमेंट कहेगी कि हम सारी फैसिलिटी, सारे गवर्नमेंट क्लियरेंस जो है लैंड एक्विजिशन कर दे रहे हैं, और क्या करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट के क्लियरेंस हैं वो कर देंगे, आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोवाइड कर देंगे। अब प्राइवेट कंपनी से कह दिया जाएगा आप इसको बिल्ड करिए, ऑपरेट करिए और ट्रांसफर, बीओटी मॉडल कहते हैं। बिल्ड, बनाओ, ऑपरेट करो, जो टोल टैक्स लगते हैं ना, उससे आप पैसे कमाओ, अपने पैसे निकालो और बाद में उसे गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देना जब आपके पैसे जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसी में आपको उसका मेंटेनेंस भी देखना होगा। टोल कलेक्शन से पैसे कमाएंगे वो, उनका पैसा निकलेगा, वो बिल्ड करेंगे, मतलब बनाएंगे, बाकी सारा काम कौन सा कर दिया? गवर्निंग वाला, गवर्नमेंट ने कर दिया। ये एक मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल, एक दो मॉडल और है, हाइब्रिड मॉडल, एन्युटी मॉडल है, और एक ट्रिपल पी। कुछ मॉडल्स में एक्चुअली में ऐसे फंसे थे कि जिसमें जैसे इसमें बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर वाले में ही है, इसमें अगर गवर्नमेंट की तरफ से डिले हो गया पॉलिसीज का, कुछ बना और कुछ आगे लैंड ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई जो गवर्नमेंट कोर्ट में फंस गई, तो ऐसे केस में क्या होगा? टोल टैक्सों के भी बड़े बवाल होते हैं, कई बार देखते हो। तो कुछ एन्युटी मॉडल आगे चल के, कुछ ट्रिपल पी मॉडल ऐसे आएंगे जिसमें गवर्नमेंट ही टोल कनेक्ट करेगी। कुछ मॉडल्स, कुछ रोड्स ऐसे भी बने हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ही, कुछ जगहों पे गवर्नमेंट इतना परसेंट पैसा देगी, इधर से प्राइवेट इतना परसेंट देगा, 60%, 40%, ये सब अलग अलग मॉडल्स हैं। तो अलग अलग मॉडल्स के एक्चुअली में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम लिखवा देते हैं, वो लिख लीजिए।
बेसिकली क्या करना है, ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फायदे नुकसान के बेसिस पे ही बीओटी का बिल्ड ऑपरेट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। हाँ, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एक्चुअली में प्राइवेट पार्टनर, इसमें क्या होगा लिख लो, प्राइवेट पार्टनर का क्या रोल होगा, डिजाइन करेगा। पॉइंट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर लिखे, उसके बाद लिखिए प्राइवेट पार्टनर, उसके बाद ऐसे कर दीजिए, उसके बाद इनका क्या क्या रोल है, फिर गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है, इसी तरह फिगर बना के वो चीज़ें आसान हो जाएंगी ना। इसमें प्राइवेट की डिजाइन है, बिल्ड है, ऑपरेट, ये तो हो ही गया। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जितने साल का है ना, उस पीरियड में, और बाद में वो फैसिलिटी, चाहे पावर प्लांट हुआ, चाहे ब्रिज हुआ, चाहे रोड हुआ, वो ट्रांसफर किसको कर देगा, पब्लिक सेक्टर को। इसमें मतलब पीएसयू सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकती है, पीएसयू सेक्टर प्लस प्राइवेट, वो भी पब्लिक सेक्टर ट्रिपल पी मॉडल हो जाएगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा, फाइनेंसेस ले आना फॉर द प्रोजेक्ट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोजेक्ट को बिल्ड करना और मेंटेन करना, प्रोजेक्ट को बिल्ड करना और मेंटेन करना। रेवेन्यू टोल मॉडल है, इसमें टोल कनेक्शन कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट करेगी, और सालाना बेसिस पे पे कर देगी उनको, प्राइवेट कंपनी को। अभी पता ही होगा टोल कनेक्शन क्यों सरकार करेगी, बवाल होते हैं ना हमेशा, लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू हो सकता है, और सरकार से तो डर रहता ही सबको कि भाई पुलिस आ जाएगी। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ज़्यादातर NHAI बहुत ज़्यादा ट्रिपल पी मॉडल पे काम करता है, BOT मॉडल पे। अगला है EPC मॉडल, इंजीनियर प्रोक्योर कंस्ट्रक्ट मॉडल, EPC मॉडल। अच्छा, ये ट्रिपल पी मॉडल से देखो समय कम लगेगा, नई नई टेक्नोलॉजी से वो काम करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स उनके स्पेशलाइज होते हैं उस फील्ड के, तो ये सब चीज़ें, और क्वालिटी सुधरेगी, और क्वालिटी का ऑब्जर्वेशन भी अच्छे से किया जा सकता है। ये टाइम पे काम करके देंगे, क्योंकि एक टाइम का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर रोड खराब रहेगी तो रोड उन्हीं को बनानी पड़ेगी, उनके पैसे लगेंगे ना। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, अगर साल भर का 4 साल का है, और उस दौरान में आपको मेंटेनेंस पैसे आपको एनुअली मिल रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि रोड हम अच्छी बनाएं, कुछ भी नुकसान होगा तो हमें हमारा ही पैसा लगेगा उसको वापस फिलअप करने में। उनके इतने, और उनकी ही मार्केट खराब होगी। जब बड़ी कंपनियां होती हैं, कोई अपनी, जिसको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना हो, अपनी मार्केट खराब करना चाहेगा क्या, नहीं खराब करना चाहेगा ना। जब भी आपको कहीं पे भी लॉन्ग टर्म सस्टेन करना होता है, तो आप क्या वहाँ झूठ और फरेब के बेसिस पे काम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जांपल, जैसे लड़के लड़की का रिलेशनशिप में जाते हैं, जब शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रहता है तो सब उसमें बड़ी बड़ी हवाई फेंकते हैं ना, और जब लॉन्ग टर्म और जब लॉन्ग टर्म रहता है, जहाँ देखो जब शादी वादी की बात आती है, एक एज बढ़ती है, घर में देखते होंगे बड़े भाई बहन होंगे सब, तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, फिर सब चीज़ें ट्रुथ पता लगाई जाती हैं, ऑनेस्टी देखी जाती है ना, कि ऑनेस्टफुल रहे, चीज़ें तो मैनेज होंगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ट्रेजरियस ना हो। उसी तरह बिजनेस में भी जब आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म देखनी पड़ेंगी, तो आप ज़्यादातर क्या फोकस करेंगे कि हम ऑनेस्ट रहें, कि जिससे हमारा एक भरोसा बना रहे। सब गेम भरोसे का है ना हर जगह। मार्केट पे अगर भरोसा खत्म हो जाए किसी कंपनी पे, तो उसके शेयर की मार्केट तुरंत डाउन हो जाएगी, उसका सामान खरीदोगे क्या आप, नहीं खरीदोगे ना। तो उसी तरह वो कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वैसा अच्छा काम करके देगी। तो ट्रिपल पी मॉडल का ये भी फायदा होगा।
होगा ना। ईपीसी मॉडल में आते हैं इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, इसमें क्या करती है, इसमें ज़्यादातर प्राइवेट किस लिए हायर किया जाता है, उनके इंजीनियरिंग के लिए। अब इंजीनियरिंग में क्या, डिज़ाइन, उनकी टेक्नोलॉजी, कम टाइम में एस्टिमेशन, कितना कॉस्ट लगेगी, क्या लगेगा, ये सब चीज़ें उनसे हायर की जाती है। बाकी सब इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स किसके रहते हैं, सरकार के। एक मिनट, सरकार की रहते हैं। ईपीसी में लिख लो, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, प्रोजेक्ट की डिज़ाइन करेगा, इंस्टॉल करेगा, लेबर एक्चुअली में यही प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ही। कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, प्रोजेक्ट की डिज़ाइन करेगा, लेबर भी प्रोवाइड वही करेगा। ये प्रोवाइड करेगा, और फंड जो इसका प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट करेगी। इंटायर प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय गवर्नमेंट। इसमें आप लोगों के सबसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनते हैं ना, लोग छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लेते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट देती है पैसे, उसमें अपने लेबर और इंजीनियरिंग को लगा के एस्टीमेट बना के वो देते हैं, उसमें काम होता है ना। ठेकेदार जो लोकल लेवल पे आप काम करवाते हैं ना, तो इसमें पैसे वो थोड़ी लगाते हैं, पैसे यहाँ सरकार देती है ना। तो ये वाले आप एग्जाम्पल लें। लीगली इसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कॉन्ट्रैक्ट को टाइम लाइन में पूरा करने के लिए, क्योंकि लेबर और इंजीनियरिंग डिज़ाइन उसी की है। अगर वो डिले करता है तो उस पर पेनाल्टी भी पड़ेगी। और इसमें क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा पूरा किया जाना है। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर कई बार देखे होंगे आप, जो रोड वगैरह बनाते हैं, कई बार बीच में डिस्प्यूट होने पे पुलिस आके सबको, गाँव में छोटे छोटे नाले और इन सब के लिए बड़े डिस्प्यूट रहते हैं। कोई ठेकेदार आया, सड़क बना रहा है, तो वो कहता नहीं बहुत ज़्यादा, जब पुलिस को बोल देंगे। वो क्यों बोलता है, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में है, गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन करके और बाकी क्लियरेंस करा के सरकार को देना, तो सरकार अपना काम आके करेगी ना जब डिस्प्यूट होगा तो ये चीज़ें कवर कराएगी। अगला है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड, अब हो सकता है इन्हीं दोनों का मिक्सअप सिस्टम आएगा। बीओटी मॉडल पढ़ लिया आपने, ईपीसी मॉडल पढ़ लिया। अब आइए हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब समझ रहे हैं, मिक्सअप, मिक्सर मिला के बनेगा। हाइब्रिड एन्युटी, एन्युटी मतलब साल साल में कुछ मिलता रहेगा। ये किसका है मिक्सअप मॉडल, बीओटी का और ईपीसी का। एक बीओटी हो गया, एक ईपीसी मॉडल हो गया, एक हाइब्रिड एन्युटी एचएएम कहते हैं। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट जो है कंट्रीब्यूट करेगी 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, 40% इसका गवर्नमेंट देगी, और 60% इसका प्राइवेट फंडेड। फंडिंग में और ये पहले 5 साल पे करेगी, पहला 5 साल सालाना बेसिस पे, इसीलिए इसको एन्युटी कहा जा रहा है ना, सालाना बेसिस पे पहले 5 साल 40% कैसे देगी। अब ये 60% प्राइवेट इन्वेस्ट कई तरीके से कर सकती है, आपको पता ही बताया था, लोन लेके पूरा करती है, लोन है, इक्विटी है, कई तरीके से जैसा रहे उनका जो भी प्रोविजन। स्पेशली लोन लेगी बैंक वगैरह से, जहाँ से भी उसे लेना होगा,
तो वहाँ से लेके वो पूरा करेगी। अब इसमें टोल कलेक्शन कौन करेगा? नहीं, गवर्नमेंट ही करेगी, NHAI करेगी, हैं? ना NHAI करेगी, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। टोल कनेक्शन वही करेगी। सबके ऑनलाइन फास्टैग सिस्टम है ना ज़्यादातर, पहले के काम नहीं हुआ तो है ना। अभी जैसे अब तो अकाउंट में जा रहा है ना, एक अकाउंट है वो अकाउंट होल्डर कौन है, उसी में जा रहा है ना। पहले भी तो पैसा कलेक्ट होकर वही जा रहा होगा, इसीलिए तो अभी उसको लिंक से डिजिटलाइज कर दिया है। पहले ऑफलाइन था, डिजिटलाइज कर दिया ना, फास्टैग से कुछ तो किया नहीं था। और अभी तो करने जा रही है। अभी तो अपने जो गडकरी साहब उन्होंने कहा था कि वो GPS सिस्टम के थ्रू कर देंगे कि आप जैसे ही टोल पे चढ़ेंगे, रोड पे चढ़ेंगे, जितनी दूर आप ट्रैवल किए उतने का पैसा कट जाएगा। और अलग अलग टोल भी आप लोग देखे होंगे, टोल भी डिवाइड रहता है। क्या हुआ, क्या डिस्कशन होने लगा? हाँ, अटेंडेंस का पेज चला लो यार, कोई पेज ले लो यार, चला लो फटाफट। एक पेज दो, पेज में कर लो, है नहीं उसमें अटेंडेंस। पूजा आप चला दो इधर से, एक नहीं उनके पास है कोई पेज? अरे कोई पेज निकाल लो यार पीछे से, उतरे उस पे पेज वो रफ वाला मत दो, अदरवाइज दिक्कत है। कोई एक हाँ, इनको दो, इधर से लिखना चालू करो, फटाफट लिख दो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, टोल कलेक्शन तो हो जाएगा ना, तो उससे वो पैसे उन्हें ट्रांसफर हुआ करेंगे। अभी GPS बेसिस पे किया जा रहा है, GPS बेसिस पे। कई जगहों पे आप लोगों को क्वेश्चन एक और आता होगा कि कई रोड बने होते हैं कि रोड सभी बने हैं और सरकार एक ही, टोल अलग अलग कई जगहों पे होता है। टोल का रेट अलग अलग होता है ना, कई जगह पर किलोमीटर कुछ चार्ज है, कई जगहों पे जाओगे पर किलोमीटर कुछ चार्ज है। इसमें इनपुट कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है। कई जगहों पे लैंड महंगी पड़ गई या प्रोजेक्ट डिले हो गया तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। प्रोजेक्ट डिले होने का मतलब कॉस्ट बढ़ जाना भाई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो फालतू का पे करता रहेगा ना जो लोन लिया रहेगा। प्रोजेक्ट अगर डिले होगा इंफ्रास्ट्रक्चर की, जान लो उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डिफाइन होता है, वो कितनी लागत लगी उसके बेसिस पे डिफाइन होता है। उसका पूरा कैलकुलेशन मॉडल है, उतना तो घुसना नहीं है। उसका पूरा अपना कैलकुलेट, कितनी लागत लगी उसमें, कितना टाइम लिया प्रोजेक्ट का, उस समय महंगाई क्या थी, उसका आगे फ्यूचर में कितना फ़ायदा होना है, कितना उसे पे करना है, कितना % प्रॉफिट लेना है। तो वो प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बेसिस पे डिफाइन होता है। और किस टाइप की रोड बनी है ये भी कई तरह की रोड बनती है ना। एक टर्म आता है, ये सब सारे मॉडल हो गए। कुछ और भी एक्चुअली इनोवेशन अगर आते हैं करंट में तो कई बार कुछ और भी इनोवेशन भी आते हैं, ठीक है। इनोवेशन भी आते रहते हैं, जैसे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस और दे देती है। उसी में गवर्नमेंट कहीं कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए या वहाँ फैसिलिटी बनाने के लिए एक टर्म ले आती है VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग।
वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये क्या होता है? जैसे कोई एरिया है, उसको अगर कनेक्टिविटी उस एरिया की बढ़ानी है, उड़ान स्कीम में था, उड़े देश का आम नागरिक, वहाँ छोटे छोटे एयरपोर्ट पे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पे भी सरकार क्या कह रही है? फ्लाइट चलाने के लिए तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप फ्लाइट चलाओ, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉसेज होगा 20% या 30% उसका हम पे कर दिया करेंगे। वही वायबिलिटी गैप फंडिंग है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बेसिकली करना क्या चाह रही है? यहाँ पे कम से कम फ्लाइट इस एयरपोर्ट पे रन करने लगे, चलने लगे, या कहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाया जा रहा है कि जहाँ पे मान लीजिए कोई रोड बनाई गई, इस रोड पे इतना ट्रैफिक नहीं है ट्रैफिक, टोल कलेक्शन कम होगा ना, टाइम लगेगा पैसा मिलने में, निकलने में, जो उस पर इन्वेस्टमेंट किया गया, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ % रिबेट देती है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी आपका बना, तो स्टार्टिंग में तो टोल लगना चालू नहीं हुआ, टोल जब से चालू हुआ अभी उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो चलना चालू नहीं हुई। ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ेगी ना, जब अगल बगल इंडस्ट्रियाँ बढ़ जाएंगी और चीज़ें बढ़ जाएंगी, जब चीज़ें डेवलपमेंट अगल बगल होने लगेगा तो धीरे धीरे उस पर ट्रैफिक बढ़ेगी ना, तब टोल की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में अगर कुछ घाटे हो रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो गैप हो रहा है आपका वायबिलिटी से, वायबिलिटी को हिंदी में अब VGF का मतलब समझ लो, वो टर्म ऐसे ही दिया रहता है, उसकी हिंदी वायबिलिटी गैप फंडिंग यार हिंदी वाले में दिया होगा, जो मैंने नोट्स दिया था, देख लेना। तो यही होता है कि वो फंडिंग में कुछ 20% 30% जैसा कॉन्ट्रैक्ट में हो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट देते समय PPP वाला, जब PPP कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसी समय ये चीज़ डिसाइड होती है, क्योंकि सबको पता होता है कि भाई अभी नया ही चीज़ डेवलप हो रहा है, इस पर अभी ट्रैफिक बढ़ने में टाइम लगेगा। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग की जाती है ना, कि धीरे धीरे डेवलप होगा तब ट्रैफिक बढ़ेगा, तभी टोल कलेक्शन होगा, पहले तो नहीं होगा ना। जब धीरे धीरे टोल कलेक्शन बढ़ेगा तब उसके बीच में जो घाटा हो रहा है कंपनी को, वो गवर्नमेंट कुछ % रिबेट देगी उनको कि इतना %, तभी तो भाई इन्वेस्ट करेगा कोई। प्राइवेट कंपनी तो पूरी तरह से प्रॉफिट लॉस बेसिस पे, उसके अंदर रेवेन्यू कलेक्शन किस पे है, उसका जितना लगाएगा उससे ज़्यादा मिलेगा तो वो लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। अगर ये सब चीज़ें गवर्नमेंट लेवर नहीं करेगी तो कोई PPP, कोई प्राइवेट पार्टी इन्वेस्ट करने आएगी क्या? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करेगी? नहीं करेगी ना। इन चीज़ों पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? बढ़ावा देती है। कहाँ पहुंची अटेंडेंस? अब इसके लिए फंड भी बनाए गए थे। एक है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, NIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया है। एक टर्म है, लिखिए, ये मेंटेन किया जाता है आउटसाइड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बाहर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बाहर मेंटेन किया जाता है। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ आपको ये पता होगा, सारे जितने भी गवर्नमेंट काम करती है सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है ना, संचित निधि जिसे कहते हैं उसमें। लेकिन ये जो फंड है NIF, उसके बाहर मेंटेन किया गया है। इसमें पैसे कहाँ से आते हैं? जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, PSU सेक्टर का जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, उस पैसे को कहाँ पे डाला जाता है? NIF फंड में, पब्लिक फंड, NIF नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया है। इसमें से 75% एनुअल इनकम ऑफ फाइनेंस सेलेक्टेड फॉर सोशल सेक्टर स्कीम, 75% इसका जो इनकम होगा एनुअल का
वो सोशल सेक्टर की स्कीम लाइक हेल्थ है, एजुकेशन है, NIF का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इनके लिए किया जाता है। और 25% जो होगा वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई कंपनी PSU सेक्टर की रिवाइवल करने के लिए, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए। जी बोलिए। कौशल वर्मा कौन है? लिखी नाम तुम्हारा लिखी था। क्या हुआ? एक दूसरा फंड और है बनाया गया है, NIIF। एक NIF हो गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, एक है NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, ये 40,000 करोड़ रुपए के साथ इसकी स्थापना की गई थी। 40,000 करोड़ रुपए के साथ, मूल राशि के साथ। इसमें आंशिक वित्त पोषण भी निजी निवेशकों द्वारा किया गया था। आंशिक वित्त पोषण जो 40,000 करोड़ में कुछ % निजी निवेशक के द्वारा किया गया था। सरकार ने इसको ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड बताया देखा सर हिला रहा, देखो सर हिला रहा, मेरा नहीं। अच्छा अब समझ में नहीं आया, कल कहीं नहीं बोले समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल के साथ कल हमने बताया था। और किसको नहीं समझ में आया था कल जितने लोग थे क्लास में? ठीक है, या राष्ट्रीय निवेश कोष से अलग है, या राष्ट्रीय निवेश कोष से अलग है, जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड अभी पढ़े थे ना, उससे अलग है ये। कंफ्यूज मत होना, इसलिए दोनों साथ लिखवा रहे हैं। इसमें भारत सरकार 49% निवेश कर रही है। 49%, 40,000 करोड़ रुपए के निवेश फंड, इसमें 49% सरकार कर रही, बाकी प्राइवेट इन्वेस्टर से, प्राइवेट इन्वेस्टर से ले रही है, मतलब जमा करवा रही है। उसमें LIC भी हो सकती है, जान लो, पेंशन निधि हो सकती है, बंदोबस्त ऐड के रूप में प्राप्त किया जाना।
ठीक, ये है इसका वो। अब देखो ज़्यादातर पॉइंट एक्चुअली में कवर हो सकता है, एक आध छूटे हो तो छूटे हो। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग कवर हो गया। लेबर रिफॉर्म बचा है इसमें, ठीक है, लेबर रिफॉर्म, लेबर लॉज बचे हैं।